हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास तक हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पैराबोला। पैराबोला के बारे में डिटेल से हमने फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। डिटेल से हमने पैराबोला ड्रॉ कैसे होते हैं, किस तरफ उसका फेस ओपन होता है, किस जगह वो इंटरसेप्ट करता है, सारी बातें डिटेल से पढ़ ली थी। आज हम ग्राफ के टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं और दो टॉपिक जो मेन थे वो हमारे हो गए। अब कुछ टॉपिक और है ग्राफ से रिलेटेड, वो और करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपना थर्ड नंबर, सर्कल। सर्कल नहीं, इलिप्स। थर्ड है इलिप्स। क्या होता है इलिप्स, पहले तो ये देखो भाई, इलिप्स किस शेप का नाम इलिप्स होता है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, देखो एक बताने का तरीका है कि एक किसी पेज के ऊपर दो आलपिन ले लीजिए और उसको एक लूज रस्सी से, ऐसे कोई एक रस्सी है जिगजैग, उससे बांध लीजिए। ठीक है, दो आलपिन ले ली। ठीक है, ये दो इसके क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। ठीक है, इनको फिक्स करने के बाद इस रस्सी को आप पेन लगा लीजिए, ऐसे पेन, और इस पेन से इस रस्सी को ऐसे खींचिए आप, तो ये रस्सी एकदम स्ट्रेच हो जाएगी। देखो ये रस्सी जो अब ऐसी दिख रही थी ना, ये रस्सी क्या हो जाएगी, ऐसे एकदम स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से खींच जाएगी ऐसे। फिर आप इसको पेन को ऐसे घुमाइए, घुमाइए तो थोड़ी देर बाद में रस्सी कहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से ऐसे आ जाएगी, ऐसे खींच जाएगी। थोड़ी देर बाद में ये रस्सी ऐसे आ जाएगी। ठीक है ना, एक बार ये लेंथ बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, कुछ जगह ये दोनों बराबर हो जाएगी, कुछ जगह ये मिनिमम ये मैक्सिमम, कुछ जगह ये मिनिमम ये मैक्सिमम, कुछ जगह दोनों बराबर। इस तरीके से इनका एक पाथ बनेगा, और ये पाथ है ना इसके चारों ओर इस तरीके से बनेगा, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक ओवल शेप बनेगी। क्या बनेगी, एक ओवल शेप। और इसी ओवल शेप को हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। इसी ओवल शेप का नाम क्या है, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में कितने सेंटर होते हैं या कितने फोकाई होते हैं, दो, F1 एंड F2। दो फोकाई होते हैं, F1 एंड F2। ठीक है, F1 एंड F2 दो फोकाई होते हैं। इसमें ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है इसके सेंटर से, इन दोनों फोकाई के मिड से, यानी ये क्या है, सेंटर 0,0 ओरिजिन पॉइंट, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं ए यानी सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, बी। बी यानी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, टोटल लेंथ को नहीं बोलते आप, टोटल लेंथ को तो मेजर एक्सिस बोलेंगे, और हाफ लेंथ को क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक को तो मेजर एक्सिस बोलेंगे। मेजर यानी जो बड़ी वाली। यदि मान लो ये इलिप्स इस तरीके से बन जाए, मान लो कोई जरूरी नहीं है, इलिप्स ऐसे भी बन सकता है, यदि इलिप्स ऐसे बन जाए इस तरीके से, तो ये वाली लेंथ है ना यहां से लेके यहां तक, अब की बार ये क्या हो जाएगी, सेमी मेजर एक्सिस। और ये वाली लेंथ है, ये क्या हो जाएगी, सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा मेजर लिख दिया क्या दोबारा, ये माइनर हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, जो छोटी होती है वो तो मेजर हो माइनर हो जाएगी, और जो बड़ी लेंथ होती है वो क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। इलिप्स का शेप कैसे होता है, दो फोकाई को फिक्स कीजिए, दो सेंटर को फिक्स कीजिए, और उसके बाद में आप इसको एक रस्सी बांध दीजिए, लूज रस्सी। ठीक है, हाँ,
तो इसमें दो सेंटर को यदि आप एक रस्सी से बांध के और उसको एक पेन से खींचोगे तो इस तरीके का एक पाथ बनेगा, और उन हर एक पॉइंट को मिलाने पे जो फिगर आपको ऑब्टेन होगी उसको आप क्या बोलोगे, इलिप्स बोलोगे। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा इसका, और यदि मान लो ए छोटा है बी बड़ा हो गया तो डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसमें यहां पे ए क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसका फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ये इलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है। यदि इस तरीके कोई भी इक्वेशन या पैटर्न आता है तो उसको आप क्या बोलोगे, इलिप्टिकल पाथ बोलोगे या इलिप्टिकल ग्राफ बोलोगे। यदि इसका ग्राफ आ जाएगा तो क्या बोलोगे आप, इलिप्टिकल ग्राफ, इलिप्टिकल। इलिप्स ग्राफ क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि इलिप्स तो एक खुद का नाम है, एक नाउन हो गया। यदि आपने ग्राफ नाम ग्राफ वर्ड्स यदि साथ में बोलना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इलिप्टिकल ग्राफ। जैसे शेप के आगे रेक्टेंगल वर्ड लगा दिया तो आप इसको रेक्टेंगल शेप नहीं बोलते, रेक्टेंगुलर शेप बोलते हो। सर्कल शेप नहीं बोलते, सर्कुलर शेप बोलते हो, यानी एडजेक्टिव बना दिया। तो ऐसे ही इलिप्टिकल ग्राफ आ जाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, इलिप्टिकल ग्राफ। ठीक है, इसी में एक स्पेशल कंडीशन ये होती है, यदि मान लो कि ये ए और बी बराबर हो जाए। ए और बी बराबर होने का मीनिंग क्या है, ये लेंथ ए और ये लेंथ बी दोनों यदि बराबर हो जाए तो ये किस शेप से, ओवल शेप से कम होके किस में आ जाएगा, सर्कुलर शेप में आ जाएगा। किस शेप में आ जाएगा, सर्कुलर शेप में। आगे देखो फोर्थ, सर्कल क्या आ जाएगा, सर्कल। सर्कल में क्या होता है, देखो इलिप्स से देखो आप, यदि इफ इन इलिप्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आर, यदि ए और बी दोनों बराबर हो जाए, और किसके बराबर मान लो इसको, आर के बराबर मान लो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह क्या रख दें, आर का स्क्वायर रख दें, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आके कहां चला जाएगा, आगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा फॉर्मूला, जहां पे आर क्या है, जहां पे आर क्या है, रेडियस। क्यों है रेडियस, क्योंकि सर्कल होता है ना, उसमें ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी उसका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों की लेंथ एकदम इक्वल हो जाती है। और जब लेंथ इक्वल हो जाती है तो ये ओवल शेप इस तरीके से बनने की बजाय कैसा बन जाएगा, एकदम राउंड शेप में बन जाएगा। ये जो डिस्टेंस पहले ये ए थी और ये डिस्टेंस बी थी, अब ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर, ये भी आर, यानी हर एक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर। सारी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, यानी इसके ओरिजिन या सेंटर से हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सर्कल हो जाएगा, सर्कल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी या रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, इलिप्स का ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है सर्कल में, सर्कल में कन्वर्ट होता है जब ए और बी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस से रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ हो गया। सर्कल के बाद में आएगा फिफ्थ है हाइपरबोला। क्या आएगा, हाइपरबोला। ठीक है, एक सेकंड। ये आ जाएगा हाइपरबोला।
हाइपरबोला में ग्राफ देखो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये बनेगा। लेकिन ये फॉर्मूला है तो हाइपरबोला का, लेकिन फिजिक्स में इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते। ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है और खूब डिटेल से पढ़ा जाता है इसको, लेकिन फिजिक्स के अंदर हाइपरबोला का ये इक्वेशन काम में नहीं लिया जाता। तो फिर कौन सा इक्वेशन काम में लिया जाता है? इक्वेशन होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला हाइपरबोला का क्या लिया जाता है काम में, ठीक है ना? कौन सा? y इक्वल्स टू या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर n। अब जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट। और ये ग्राफ किसके लिए बनेगा? हाइपरबोला के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखो तो आप जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया 1 अपॉन x की पावर 2 आ गया, ठीक है ना। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 तो कुछ भी आ जाए, n यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर n आ जाए, n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। आया मीनिंग समझ में? अब इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? यदि यहाँ पे ये जो n है, इससे n की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए। यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनता है पहले वो देखो। हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने y इक्वल्स टू 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो कांस्टेंट की जगह क्या आ गया? 4 आ गया। अपॉन में क्या आ गया? x की पावर 2 आ गई। तब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मान लो कि y इक्वल्स टू 2 अपॉन में x रेज टू पावर 7y2 है, तब भी इसका ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ का पैटर्न ये ही रहेगा। ग्राफ का पैटर्न यही रहेगा। दूसरा देखो, इसमें कंडीशन क्या बताई कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x रेज टू पावर n है। यदि यहां पे n क्या हो जाए? 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल्स टू क्या आ जाए? x की पावर 1 आ जाए, यानी इतना ही आ जाए, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x। जैसे ये आ जाए y इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन x। अब कहने का नहीं, साइन 30 क्या होता है? कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हाफ होती है। क्या फर्क पड़ा इस बात से? है तो y और x रेसिप्रोकली है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसका ग्राफ है ना, ऐसे नहीं बनेगा, यानी सेंटर की तरफ झुक जाएगा। कैसे चला जाएगा? देखो ऐसे, इस तरीके से बन जाएगा। ये थोड़ा सेंटर की तरफ है, ये सेंटर से थोड़ा दूर है, ये गैप ज्यादा है ये वाला, और इसमें ये वाला गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एक रेक्टेंगल जैसा फीलिंग दे रहा है आपको, जैसे एकदम सीधा नीचे आ रहा है, एकदम सीधा आगे जा रहा है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बात और याद रखनी इसमें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में y इक्वल x आई, ये जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ और क्या आ सकता है वो देखो। जैसे मैंने क्या कहा कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? 1 अपॉन x की पावर n। तो ये क्या बनेगा? हाइपरबोला। क्या बनेगा? हाइपरबोला। जिसका ग्राफ कैसा बनेगा? जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा, दूर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दूसरा मैंने पॉइंट क्या लिखा? दूसरा पॉइंट ये लिखा कि यदि n इक्वल्स टू 1 आ जाए, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ है ना, इस तरीके से एकदम नीचे जाएगा और एकदम ऐसे आगे चला जाएगा, इस तरीके से बनेगा, नजदीक हो जाएगा थोड़ा। और इसी के अंदर आपको ये याद रखना है कि ये जरूरी नहीं कि n बराबर आए। कहने का मीनिंग y की पावर और x की पावर, दोनों की पावर क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। जैसे मान लो y स्क्वायर आ गया और साथ में क्या आ गया? x की पावर
2 आ गई, तब भी ये एक ही बात है। जैसे इसका रूट करोगे, इसका भी रूट करोगे, ये क्या बन जाएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x बन जाएगा, सेम वही बनेगा, तब भी ये एक ही बात है। जैसे मान लो ये आ गया y की पावर 6 और x की पावर भी क्या आ गई, 6 आ गई, तब भी ये क्या, इसका क्या करोगे आप 1/6 से, और इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को दोनों तरफ सेम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो फिर ये क्या बनेगा वापिस से y रेज टू पावर, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, और इन सभी का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इन सभी का ग्राफ है सेम ही बनेगा। ठीक है, आया मीनिंग समझ में? तो ये क्या था, हाइपरबोला था। ठीक है, हाइपरबोला हो गया, इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, और उसके बाद में और क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक दो ग्राफ और रह गए, जैसे अपने पास है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कितने नंबर हो गए थे, ये 6 नंबर हो गया रेक्टेंगुलर वाला। ठीक है, और ये 7 नंबर ग्राफ अपना एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग जैसे y इक्वल्स टू क्या आ जाए, e रेज टू पावर x आ जाए। दूसरा क्या आ जाए, इसको आवाज कम कर लो, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो e होता है ना, ये जो e की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, लमसम 2.71 होती है। कितनी होती है, 2.71 होती है। इसका मीनिंग x की वैल्यू आप जैसे 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, तो y कितना होता जाएगा, जैसे 2.7 की पावर 1, फिर क्या आएगा 2.7 की पावर 2, फिर क्या आएगा 2.7 की पावर 3, फिर क्या आएगा 2.7 की पावर 4, इस तरीके से पावर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पावर बढ़े, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 2.7। यदि एक बार इसको क्या मान लो आप 3 मान लो, ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 यानी 3। एक बार ऐसे मान लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। 2.7 को 3 मानोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, इस 3 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 81। कहने का मीनिंग आप देखो पहले कितना गए चले 3 के बाद में कितना चले भाई, x की वैल्यू कितनी बढ़ा रही है, पहले x की वैल्यू आप कितना चले 1, फिर कितना चले 2, फिर x पे कितना चले 3, फिर कितना चले 4। x में तो आप 1 2 3 4 थोड़ा सा ही आगे बढ़े हो, लेकिन y में 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, यानी अचानक से जंप कर गया, अचानक से एकदम से क्या हो गया y की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं